काफ़ी सालों से एक ही बात दोहराता जा रहा हूँ, लेकिन कहानी तब्दील होती जाती है, किरदार वहीं अपनी जगह पर रहते हैं, मसाइल अपनी जगह पर रहते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आपको पता है पहले तो बहुत ज़्यादा प्रोग्राम किया करते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट आना शुरू हो गई, लोगों का उसकी जानिब से इंटरेस्ट हट गया, तवज्जो हट गई। फिर हमने तिजारत व सनत के शोबे पर बात करना ज़्यादा शुरू कर दी, स्टॉक एक्सचेंज भी बात करते रहे लेकिन कम। फिर उसके बाद जाहिर बात है मुतबादिल सरमायाकारी के ज़राए आना शुरू हो गए, लोग दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गए, किसी ने डॉलर में पैसे डालना शुरू कर दिए, किसी ने बुलियन ख़रीदा। हाँ, उसके अलावा ये है कि मुख्तलिफ़ जो सरमायाकारी की स्कीमें थीं वो आ गई, अभी तक के हैं, आपको पता होगा। हुकूमत पाकिस्तान भी बहुत सारी चला रही है ताकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान में सरमाया लगाएं। फिर फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की तरफ जब तवज्जो चली गई तो फिर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की तरफ से तवज्जो हट गई, स्टॉक एक्सचेंज निगलेक्ट हो गया। निगलेक्ट तो हो गया, लेकिन इस दौर के अंदर पाक चीन दोस्ती के चक्कर में स्टॉक एक्सचेंज हमने चाइना को बेच दी या उन्होंने ले ली या हमने उन्हें मजबूर कर दिया या जो भी बात थी। लेकिन बात यह है कि वो हमें चीज़ें नहीं मिली जिनका हमसे वादा किया गया था। क्रॉस पोस्टिंग होगी क्रॉस लिस्टिंग, सॉरी, कुछ नहीं हुआ। लेवरेज प्रोडक्ट आएगी, कुछ नहीं हुआ। मार्केट मेकर्स बड़े बड़े आ जाएंगे, बड़ा सरमाया लेकर आएंगे, कुछ नहीं हुआ। मैं फैक्ट बात कर रहा हूं बिल्कुल। फिर कहा कैपिटल गेन्स टैक्स, आगाज में जो कहा था वो इसलिए लेकर आए हैं ताकि लोग जो खेलते हैं मार्केट में, सट्टा करते हैं, ये ना हो। अब जो भी खरीदे वो कुछ अरसे के लिए इसे होल्ड करे, स्पेकुलेशन खत्म हो जाएगी। और उसके अंदर बार सेट कर दिए, इतने वक्त तक रखोगे तो इतना टैक्स, इतने वक्त तक रखोगे इतना टैक्स, इतने वक्त तक रखोगे तो फिर टैक्स नहीं लगाएंगे। लेकिन वो सब खत्म कर दिया। फिर बोला नहीं, अब एक होगा, जो भी लेगा वो भरेगा। और पिछले जो लॉसेज हैं वो ऑफसेट नहीं हुए, ऑफसेट कर ही नहीं सकते थे, जाहिर बात है उन्होंने काम नया। और जो इंडिया ने करना है पाकिस्तान ने वो जरूर करना है। क्यों? हर चीज में मिसाल उनकी देनी है और गाली भी उनको बकनी है। हैरानगी की बात यह, कैपिटल गेन्स इंडिया में भी है। अच्छा, तो भाई फिर हमने आज़ादी इसलिए हासिल की है ताकि हम इंडिया से थोड़े से मुख्तलिफ हों। अगर स्टॉक एक्सचेंज वैसे ही चलानी है जैसे दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज चलनी है, तो फिर यार फिर मैं क्या, मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। आप तजावीज़ कुछ मानो, पाकिस्तान की मार्केट को आप ऐसा करो कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम से कम करो, नए सरमायाकार ताकि खुल के आएँ। आप एग्जाम्पशन जो म्यूचुअल फंड को देते हो, आप कैपिटल मार्केट को भी दो। और इतनी सारी तजावीज़ें, एक लंबी फहरिस्त है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं, जनाब अहमद चुनाई, सेक्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के। साथ ही हमें एहसन मेहनती साहब भी ज्वाइन करेंगे, CEO हैं आरिफ हबीब कमोडिटीज़ के। वेलकम करता हूं आप दोनों को इस शो के अंदर। अहमद चुनाई साहब, आपकी जानिब बराह रास्त जाता हूं। कितने ही बजट उनसे पहले हमने आपने प्रोग्राम किए और हर दफ़ा वही कहानी होती है, रिकमेंडेशंस आप भेजते हैं, हुकूमत कहती है कि तवज्जो देगी, लेकिन फिर कुछ होता है नहीं होता। इस साल की क्या रिकमेंडेशंस हैं ये बताइए, और उसके ऊपर हुकूमत का क्या अमल आया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी मैंने गुफ्तगू सुनी शुरू में, जो आपने बड़ी तफसील से स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात की। मैं समझता हूँ कि कुछ बातों से तो मैं ज़रूर इत्तफ़ाक़ करूँगा और कुछ बातों की मैं नफ़ी भी करना चाहूँगा। करें, बिल्कुल करें। कि जो इस वक्त मुल्की हालात चल रहे हैं मईशत के, और स्टॉक एक्सचेंज को आपने कहा कि जी चाइना को बेच दिया, तो मैं समझता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज में कुछ स्टेक्स ऐसे हैं जो चाइनीज़ ने अपना इंटरेस्ट ज़ाहिर किया, और ये एक हुकूमत और जो स्टेक होल्डर्स थे उन्होंने मिलकर ये फ़ैसला किया कि जो एक अच्छी बिड आई थी उस बिड पे उन्होंने कुछ अपना स्टेक्स जो है वो ऑफलोड किया है। आज ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और इसमें आप भी चाहें तो जितना चाहे स्टेक ले सकते हैं, मैं भी चाहूँ तो अपना स्टेक ख़रीद सकता हूँ। और फिर ये बातें कि फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, फ़लाँ चीज़ आ जाएगी, देखें वक्त के साथ साथ सारी चीज़ आती है। शायद हमने उस वक्त ये फोर्सी किया था कि बहुत सारी चीज़ें बाहर से आ जाएंगी, बहुत सारे स्टेक बाहर से और ज़्यादा आ जाएगा और स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रातों रात दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। लेकिन
हम ये समझते हैं कि ये सब इस तरीके से नहीं हुआ जिस तरीके से हम सोचते थे, लेकिन दूसरे तरीके से जब मुल्क की मईशत बेहतर होना शुरू हो गई तो स्टॉक एक्सचेंज में एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया। आप देख लें कि आज कारोबार का हजम क्या है और कल क्या था जब हम 27,000 या 40,000 पॉइंट के लेवल पे बात कर रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एक फ़र्क आ गया है। लोकल मार्केट का इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना जो है वो एक विन विन पोजीशन आ गई है। क्यों आ गई है? वो चीज़ें जिसकी हम बहुत अरसे से गवर्नमेंट को गुजारिशात कर रहे थे, कह रहे थे, जो नहीं हो पा रही थी, वो शायद इन 2 सालों में बेहतर तरीके से हो गई हैं। और अब आगे आपने जब बजट तजावीज़ की बात की तो एक सबसे जो प्रिंसिपल हम लोगों की जो डिमांड है वो यही है कि जो कैपिटल गेन टैक्स को जो है वो रैशनलाइज किया जाए और उसको इन लाइन विद दी अदर एसेट्स लाया जाए, जिसमें प्रॉपर्टीज़ की खरीद फरोख्त है, दूसरी चीज़ें हैं। नहीं, लेकिन पहले कैपिटल गेन्स टैक्स मुख्तसरन एक जी, कैपिटल गेन्स टैक्स वाज नॉट अ वे टू जनरेट रेवेन्यू। कैपिटल गेन्स टैक्स वाज फॉर द पर्पस फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? देखिए वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि वो उसके लिए था, लेकिन ज़ाहिर है देखें, लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जब करते हैं, जब वो फोरसी करते हैं कि जी आगे जाकर मेरा शेयर जो है या जो मैंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो बढ़ेगा। वो सिर्फ इस पे नहीं होता कि कैपिटल गेन टैक्स का देने का मुझे ख़तरा है या नहीं है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन जो अहम पॉइंट यही है कि मेरा फोरसी करना ये है कि मेरा 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट 12 हो जाएगा या 14 हो जाएगा या 15 हो जाएगा। तो यही जो कैन यू होल्ड दैट थॉट? मैं इसी को आगे लेकर जाता हूँ एहसन मेहनती साहब के साथ, मुख्तसरन इनका कमेंट लेता हूँ इस पर, फिर एक ब्रेक लेनी है मैंने। एहसन मेहनती साहब, इस दफ़ा आपके ख्याल से हुकूमत को स्टॉक एक्सचेंज को फ़रोग़ देने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ तजावीज़ हैं? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को जो है वो तवज्जो इस वक्त देनी चाहिए कि कुछ ऐसी पॉलिसीज हों जिसमें फॉरेन इन्वेस्टर जो MSCI की रिक्लासिफिकेशन इमर्जिंग मार्केट में जो PSX आया उसके बाद जो यहाँ से भागने निकला है और उसने कुछ $1 बिलियन जो है निकाल लिए पाकिस्तान मार्केट में पिछले 2 साल के अंदर। आई थिंक कि ये जो ऐसी पॉलिसीज हों, टैक्स गेन की, कैपिटल गेन टैक्स की मद के अंदर पॉलिसीज हों, कुछ छूट मिले फॉरेन इन्वेस्टर्स को या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को, ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है पाकिस्तान मार्केट में दोबारा आए। और ये जो मार्केट हम देख रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो है 4-5 के मल्टीपल पर मिल रहा है और यहाँ पे ऑयल सेक्टर 5-6 के मल्टीपल पे मिल रहा है और पूरी मार्केट जो है प्रोस्पेक्टिव अर्निंग के 7 के मल्टीपल पे मिल रही है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर इस वक्त जो है वो सेलिंग पर लगा हुआ है। और फिर हम देख रहे हैं कि रुपी इंस्टेबिलिटी भी जो है सामने हमें नजर आ रही है। तो फॉरेन इन्वेस्टर को लाने के लिए टैक्स छूट देनी पड़ेगी। इस बजट के अंदर जो है कैपिटल गेन टैक्स, इस फॉरेन इन्वेस्टर को आपको जो है इसको कुछ उसमें मराहत अगर मिल जाए एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। लोकल इन्वेस्टर जाहिर है नाराज हो जाता है अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर कोई जो है या ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई फैसिलिटी देते हैं। तो आई थिंक कि लोकल इन्वेस्टर को भी उसी तरह की मराहत देनी चाहिए जो एक फॉरेन इन्वेस्टर को दी जा रही है। और आई थिंक कि कैपिटल गेन जो टैक्सेस हैं वो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट हो, 2 साल से जायद हो या 1 साल से जायद हो, उसके स्लैब्स होने चाहिए। ये 15% से हमें निकल करके फ्री ऑफ कैपिटल गेन टैक्स भी देना चाहिए अगर वो इन्वेस्टर जो इस मार्केट में 5 साल तक इन्वेस्टमेंट या 4 साल तक इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो आई थिंक कि गवर्नमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ऐसी लिस्टिंग की भी रेगुलेशंस लेकर आए कि जहां पर जो है अब वो कंपनी जब जाके लिस्ट होती है तो पहले 2 साल तक मराहत थी उसको टैक्स के अंदर एक्सेप्शन थी कुछ परसेंटेज की। अब जो है वो कंपनी लिस्ट नहीं होती क्योंकि टैक्सेस जो है वो इक्वल हो गए, बैलेंस हो गए, मराहत नहीं देते टैक्स अगले साल भी वही है। तो आई थिंक कि जो लिस्टेड कंपनी जब प्राइवेट से पब्लिक की तरफ आती है तो उसको कम से कम 10% का जो है वो बेनिफिट 5 साल तक देना चाहिए ताकि लिस्टिंग जो है उसको हम इनकरेज कर सकते हैं। फुली अग्रीड। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं अहम तजावीज़ को कम से कम कहता हूँ, बल्कि मैं तो कहता हूँ इससे ज़्यादा छूट दें, लेकिन वापस आते हैं तो इन्हीं मौज़ूआत के ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे। अहमद चुनाइद साहब के साथ भी राय लेंगे, उनकी भी राय लेंगे कि किस तरह से ज़्यादा लोगों को मराहत दी जाए ताकि पार्टिसिपेंट्स ऑन बोथ लेवल्स आएँ, कंपनी लेवल के ऊपर लिस्टिंग्स आएँ और इन्वेस्टर्स भी नए आएँ। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एहसन मेहनती साहब ने जो हैं बड़े अच्छे और मुफस्सिल जो है सजेशन दिए हैं और हुकूमत को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। मैं तो उस पर शायद एक स्टेप आगे ही चला जाऊं, लेकिन ज़ाहिरी बात है उन्होंने बड़ा वे करके
उतना बताया है कि जितना जो है आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल भी हो। लेकिन अहमद शनाया साहब, ये जो रिकमेंडेशंस हैं विद रिगार्ड टू कैपिटल गेन्स टैक्स बीइंग स्लैब बेस्ड, आप जैसे बोल रहे हैं कि ऑब्वियसली समवन इज अर्निंग ए प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिटेबिलिटी पे वर्क कर रहा है, लेकिन बाय एंड लार्ज सर स्लैब्स अगर रिटर्न हो जाएं तो देन देयर इज सम लॉजिकल, जिसे आप कह सकते हैं, रीजन फॉर अप्लाइंग कैपिटल गेन्स टैक्स। वैसे तो इट शुड नॉट बी देयर इन द फर्स्ट प्लेस, बट सिंस इट्स देयर कम से कम स्लैब कर लें। और दूसरा ये कि कॉर्पोरेट्स को अगर आप इनकम टैक्स के ऊपर बेनिफिट दे रहे हो तो उसमें क्या बुराई है, लोग लिस्टिंग की तरफ आएंगे, हमें भी मौका मिलेगा, हम सरमाया लगाएं, उसमें सरमायाकारी करें, और भी कहीं कहीं डुप्लीकेशन है तो उसको ख़त्म करें। रेवेन्यू जनरेशन थोड़ी मकसद है, इंडस्ट्रियलाइजेशन मकसद है, कमर्शलाइजेशन मकसद है। क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं इस बात से टोटली एग्री करता हूँ कि जो नई लिस्टिंग्स हैं उसको ज़ाहिर टैक्स की छूट देनी चाहिए, और मैं तो कहता हूँ 2 नहीं 3 साल की, ताकि एक लॉन्गर रन मिल जाए, और उस लॉन्गर रन में जो है वो इन्वेस्टमेंट भी उसके पास आए, लोगों का कैपिटल मार्केट में इंटरेस्ट भी आए। अच्छा, दूसरी तरफ जब आपने स्लैब की बात की तो मैं ये कहता हूँ कि इसकी रीज़निंग ये है कि जब आपने दूसरी असेट्स जो हैं वो कैटेगराइज़ किए हुए हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जैसे रियल स्टेट है और दूसरी चीज़ें हैं, तो उसी तरीके से स्टॉक को भी जो है उसी ज़मरे में ला के उसको कैपिटल गेन टैक्स से उसी स्लैब में लेकर आ जाएं। उससे एक एडिड एडवांटेज हमें ये होगा कि लोगों को ये पता होगा कि जी मुझे कितने अरसे इन्वेस्टमेंट पे कितना टैक्स लगता है। यूनिफॉर्मिटी ले आए आपका, मतलब हर एसेट क्लास को बराबरी, मतलब तकरीबन। हाँ, तो ये बराबरी की बुनियाद पर आ जाने से हम भी उसी कैटेगरी में आ जाएंगे, और मैं ये समझता हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक वाइब्रेंसी आ जाएगी, और ये वाइब्रेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर 5 साल होल्ड किया तो जीरो करने में क्या बुराई है? ये कोई बुराई नहीं है, और उसमें जो रेवेन्यू जनरेशन है गवर्नमेंट का उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो एडवांटेज है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे एहसन मंदी साहब ने कहा कि हमें अभी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए, MSCI के बाद काफ़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट चला गया है, तो वो आ जाने से जो हमारे मल्टीपल पे जो हमारे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं उसकी वैल्यू बेहतर हो जाएगी, और न सिर्फ कंपनियों की अच्छी पोजीशन हो जाएगी, बल्कि मैं समझता हूं कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा आएगी, नई लिस्टिंग का भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट आ जाएगा। और जब हम GDP ग्रोथ की बात करते हैं कि GDP ग्रोथ आज 4 नहीं 5, 6, 7 के करीब चला जाएगा अगले साल, तो ये एक रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। आए हम सब मिलकर, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट से इस प्ली को जो है, अच्छा, ब्रोकरेज बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए, उसकी देखा खाली हम लोग एक कहते हैं कि ब्रोकरेज, पहले जैसे हम मेंबर कहते थे, अब वो ट्रैक होल्डर बन गया है, उसके बिजनेस को भी तो आप प्रॉफिटेबल बनाओ ना, क्योंकि असल बात यह है कि वही तो बंदे पकड़ पकड़ के लाएगा। अगर उसकी बिजनेस प्रॉफिटेबल होती तो अभी ट्रैक होल्डर्स वालों के दस्तावेज तो खरीद रहे होते ना, फॉरेनर्स आके बैठ रहे होते, मुनाफा होता ना इस काम को मुनाफा बख्श करने में क्या बुराई है? इसको भी मुनाफा कमाने दो। शायद आपको याद हो कि लास्ट ईयर जो रिफॉर्म्स हुए थे स्टॉक एक्सचेंज में, और मिनिमम कमीशन, ब्रोकरेज कमीशन पे जो है वो एक कैप लगा था कि इससे नीचे आप नहीं जा सकते, तो उससे मैं समझता हूँ कि एक टर्न अराउंड ज़रूर आया है ब्रोकरेज बिजनेस में। उनकी पोजीशंस बेहतर हो गई हैं, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो अच्छी हो गई है। जो इनकी एक कॉमन कंप्लेंट थी कि जी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है ब्रोकरेज बिजनेस में, वो अब आनी शुरू हो गई है। तो जो ब्रोकरेज हाउसेस प्योरली कमीशन का काम कर रहे हैं, ब्रोकरेज का काम कर रहे हैं, वो लास्ट ईयर के मुकाबले में अब काफ़ी बेहतर सूरत हाल में आ गए हैं, जब मिनिमम ब्रोकरेज कमीशन का एक कैप आ गया। तो ये एक बाय एंड लार्ज ब्रोकरेज कम्युनिटी के लिए भी अच्छी बात है। और आप वॉल्यूम देख रहे हैं, टर्नओवर देख रहे हैं पिछले 3-4 महीने का, तो उसमें मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आ गया है। बहुत बड़ी अच्छी रेवेन्यू जनरेशन जो है ना सिर्फ ब्रोकरेज हाउसेस के लिए आई है, बल्कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए भी आ गई है। तो ये एक विन विन पोजीशन है। इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए 2 बेसिक प्रपोजल्स हैं, कैपिटल गेन टैक्स का, और दूसरा जो है ये जो हमने उसकी बात की है ओवरऑल पोजीशन बेहतर बनाने के लिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज स्टॉक मार्केट जो है वो आगे जाके बहुत बेहतर आप कह रहे हैं परफॉर्म करेगी। एहसन मेहनती साहब, दूसरे ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स भी होते हैं और वो अपनी एक अलहदा फी कलेक्ट करते हैं, और जो कि डिपेंड करती है ऑन व्हाट काइंड ऑफ नेगोशिएशन टेक्स प्लेस। पाकिस्तान के अंदर मैं देखता हूँ ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज या कहीं पर भी सरमायाकारी का तरीका नहीं आता, तो इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के लिए भी कोई एडिशनल पोजीशन क्रिएट कर दी जाए। जो लोग पहले से मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, वो पढ़े लिखे तालीम याफ्ता बच्चों को अपने पास मुलाजमत पर भी रख सकते हैं और अपने तजुर्बे को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ख्याल से, आपके ख्याल से कोई रूल्स रेगुलेशंस, और साथ में ख़ास तौर पे जहाँ तक सरमाए का ताल्लुक होता है उसमें इंश्योरेंस का एलिमेंट भी एंटर हो जाता है, रिस्क मैनेजमेंट का, तो इस सिलसिले में कोई हुकूमत को कुछ काम करना चाहिए, क्या कहते हैं आप?
देखिए, म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी हैं और आई थिंक कि जो जिस तरह से अहमद जुनैद साहब ने कहा, इनके आने के बाद हमने देखा 11-12 हजार मार्केट जो है वहां से अब 50,000 का रुख की। तो आई थिंक कि जो पॉलिसी थी बोर्ड की भी पीएसएक्स के, उसको हमें सराहना चाहिए कि उन्होंने मिनिमम कमीशन को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया। जहां तक इन्वेस्टमेंट मैनेजर की बात बनती है, वहां पर हमने देखा है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की जो इंडस्ट्री है म्यूचुअल फंड की, वहां पर मराद 90% जो है टैक्स, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन उनकी हो जाती है प्रॉफिट की, तो वहां पर उन पे टैक्स भी नहीं लगता। तो ये एक टैक्स फ्री इंडस्ट्री है इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट की, जो एक फी भी लेती है, वो वेरी करती है 1% से लेके 3% तक, और जाहिर है वो ओवरनाइट फंड्स पे 0% पे भी जो है उसकी फी चलती है, और फिर 3% तक अच्छे इक्विटी फंड्स की तरफ जाती है। उसमें वेरियस तरीके के जो है प्रॉफिट शेयरिंग मोड्स में जो है वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर जो ऑपरेट करते हैं, वो एक इंडस्ट्री उन्होंने क्रिएट की हुई है, और आई थिंक कि उसको एक सिग्निफिकेंट मराद इस वक्त जो है मिली हुई है। और आई थिंक कि ये एक मेजर रीजन है कि मार्केट की जो रिकवरी हमने देखी, जब ये मार्केट 3,500-4 हजार पॉइंट पे चली गई थी और आज 50,000 के पॉइंट पर है, तो आई थिंक कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का अपना बहुत बड़ा रोल रहा है। इक्विटी फंड की साइज 150 बिलियन से ज्यादा है, और जब वो फॉरेन इन्वेस्टर डाइवेस्टमेंट करने निकला एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में आने के बाद, वहां पर ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ही थी जिसको मराद मिली हुई थी, और उसके बाद उसने जाकर जो है वो मैक्सिमम मार्केट को सपोर्ट किया और दोबारा से मार्केट को 48,000 के लेवल पर लेकर आई। तो आई थिंक कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको हमें सराहना चाहिए, बट एट द सेम टाइम उनको रिकमेंडेशन मैक्सिमम देनी चाहिए कि इंडस्ट्री के रिवाइवल के लिए जितनी छूट ब्रोकरेज इंडस्ट्री को भी दी जाए, वो इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट को कन्वीनियंट बनवाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें। और फिर इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इंडस्ट्री को जो मरातें ऑलरेडी मिली हुई हैं, उसकी कंटिन्यूएंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वक्तों में कि ये इंडस्ट्री पर टैक्स लग गया तो खुदा ना खास्ता जो है वो हमारी मार्केट को काफी ज्यादा प्रेशर जो है वो फील होगा। अच्छा, एक चीज़ जिसके बारे में अभी पहले भी बात हो रही थी वो ये थी कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के अंदर, मतलब ज़्यादातर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं तो बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स पहले काम करते थे। आप लोगों के नाम के साथ भी एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा रहा बाहर की जो इन्वेस्टमेंट ग्रुप है, लेकिन हम देखते हैं कि आपके ग्रुप के अलावा शायद एक आध और होंगे जो बाहर की बाकायदा इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स को पाकिस्तान लेकर आए। अब सर गुंजाइश बहुत है, बाहर तो इतना कैपिटल मौजूद है, हमारी मार्केट में भी अगर वो पैसा ले आए तो कोई बुराई नहीं है, बड़े बड़े नाम हैं, पाकिस्तान में एंटर नहीं कर रहे, आखिर क्यों है? पहले मार्क मोरबियस के बड़े बयानात दिए जाते थे, मार्क मोरबियस का तो अब नाम ही कहीं नहीं आता, मैंने तो काफ़ी अरसे से नहीं सुना, कोई आया ही नहीं पाकिस्तान। क्या कहते हैं आप? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त आईएमएफ की जो है वो कंडीशंस को मीट कर रहा है, और आई थिंक कि आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर पॉलिसी रेट भी हमने अपने हायर साइड पर रखा हुआ है, और जाहिर है हम इस एनवायरनमेंट के अंदर थे कि जहां पर हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट हमें हैम्पर कर रहा था लास्ट ईयर तक, तो $20 बिलियन तक हमने जो है पिछले 2-3 सालों में देखा। तो आई थिंक कि ऐसे इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर जहां पर दूसरी मार्केट जो है, जिस तरह चाइना मार्केट 7 के मल्टीपल पर है या हांगकांग की मार्केट 8-9 के मल्टीपल है, तो काफी कॉम्पिटिंग इकोनॉमीज ने जो है वो हमें हमारा शेयर लिया। उसके बाद जब एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में हम आए तो हमारा वेट जो है 20% से कम होके जो है 1% से भी कम होके 0.2% तक जो है वो आ निकला। तो आई थिंक कि ये जो वेटेज है हमारा एमएससीआई के अंदर, ये वो सारे मोबियस को जो है वो सेल साइड पर लेकर आ गया, और वो सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स ने $2 बिलियन से ज्यादा की जो है सेलिंग की इस एमएससीआई इंडेक्स के इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में। जब हम आए हैं तो जाहिर है फिर हमने देखा कि सारी ऑयल स्लिप जो है वो चली गई, और मार्केट का फ्री फ्लोट जो 30% तक फॉरेन इन्वेस्टर के पास था, अब वो 15% पर आ गया। फिर हमने मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखी, $50 बिलियन के अंदर आ गई, जो कि $100 बिलियन की तरफ जा रही थी। जब इसकी भी वजह रुपी डेप्रिसिएशन था, तो हमारी इकोनॉमिक वेरिएबिलिटी इतनी ज्यादा रही है, एक वक्त बहुत ज्यादा रुपया गिर जाता है और एक वक्त बहुत तेजी से जो है इस वेरिएबिलिटी के अंदर जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर अपने आप को इनकन्वीनियंट फील करता है। अगर हम रुपी को एक लेवल पे सस्टेन कर दे, आप रिकवरी देखें कि रुपी की रिकवरी 10%, 15% रिकवरी भी हो, उसके बाद 5% रुपी डेप्रिसिएशन दोबारा हो गया। तो आई थिंक कि एक इतनी वेरिएबिलिटी है इसके अंदर कि हम इसको अगर सस्टेन कर ले, स्टेट बैंक की पॉलिसीज एक लेवल पर रुपी को अगर सस्टेन करती हैं, और जो आईएमएफ प्रोग्राम में हम मोरलेस मार्केट बेस्ड सिस्टम में आ भी गए, तो आई थिंक कि वक्त के साथ जो है वो हम देखेंगे कि हमारा स्टेटस इंप्रूव हो या फिर हम डाउनग्रेड हो फ्रंटियर मार्केट की तरफ, तो फॉरेन इन्वेस्टर दोबारा रुक करे और मार्क मोबियस के नाम हम दोबारा से सुने, या फिर इस लेवल पर हमें इतना ज्यादा जो है वो आउट परफॉर्म करना पड़ेगा कि इमर्जिंग मार्केट का वेट हम ले लें 0.2% से लेकर 10-20% पे चले जाएं, तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ का रुख कर सकती है। और यहाँ जिस तरह मैंने आपको बताया कि टैक्स पॉलिसीज ऐसी हमारी हों कि कैपिटल गेन टैक्स की छूट हो,
उन फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो पाकिस्तान मार्केट का रुख करती हैं। तो आई थिंक कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट दोबारा पाकिस्तान मार्केट में लेकर आएंगे अगर हमारा टैक्सेशन एनवायरनमेंट कन्वीनियंट होगा। म्यूजिक टू माई ईयर्स, आपने जो बात की है ये बड़ी अहम बात है और काफ़ी अरसे से हमने सुनी नहीं थी। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, क्योंकि इस वक्त एहसन मेहनती साहब ने जो अहम गुफ्तगू की है इसका बहुत वज़न है और मेरे ख्याल से जब ये चीज़ बाहर जाती है तो पॉलिसी मेकर्स को बड़े गौर से सुनना भी पड़ेगा और समझना भी पड़ेगा। वापस आएंगे, अहमद जुनैद साहब की भी इसके ऊपर राय लेंगे। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले तो एक नई डायमेंशन ही दे दी हमारे फाजिल मेहमान ने कि बुनियादी तौर के ऊपर अगर आपने फॉरेन इन्वेस्टर को इनवाइट करना है तो अक्रॉस द बोर्ड बहुत सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ऐसी मार्केट में कैसे आएंगे जहां हाथ जले, और थोड़ा बहुत जल जाए तो कोई बात नहीं, यहाँ तो पूरा हाथ अलाव के अंदर डालना है। तरह तरह के इश्यूज़ हमारे सामने मौजूद हैं, उनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है। अहमद जुनैद साहब, आप कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर को लेकर आएंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। मेहनती साहब ने तो पूरी सिचुएशन बता दी है, मतलब ही हैज़ बीन वेरी बैलेंस्ड अबाउट इट, ही हैज़ बीन वेरी calm about it, but he's been very straightforward about it. A lot of things need to be put in place in order for the foreign investor to come confidently and put the money in the market. क्या कहते हैं आप? देखें अली भाई, एकेडमिकली तो बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, जो कुछ उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही जाता है, उस लाइन पर हैं, उस वेवलेंथ पे बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्राउंड रियलिटीज़ पे भी बेस करती हैं, जो सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे होते हैं, जो फोरकास्ट भी होता है। पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसी मार्केट बन चुका है कि जिसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, आप स्टील सेक्टर ले लें, सीमेंट सेक्टर ले लें, हमारी स्टॉक इन्वेस्टमेंट ले लें, हमारी कंस्ट्रक्शन सेक्टर ले लें, हमारी केमिकल सेक्टर ले लें, ऑटोमोबाइल ले लें, ब्ला ब्ला, ये जितने भी सेक्टर्स हैं, आज अगर आप उनके नंबर्स देखें, आज उनकी परफॉर्मेंस देखें पिछले एक साल की, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा आई ओपनर है। ये जितनी भी परफॉर्मेंसेस हैं, जब ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास जाती हैं तो उनकी भी कोई एक प्रोडक्शन होती है, उनकी भी कोई एक सोच होती है कि अब आगे जाके जो है वो पाकिस्तान मार्केट किस धारे पे जा रही है। तो लेकिन वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूएस डॉलर में कर देगा ना, वो तो जो बता रहे थे एहसन मेहनती साहब, कर ले, यूएस डॉलर में चेक करेगा ना, वो चेक भी कर ले। तो पिछले एक साल में मुझे बताएं कि हम 168 से 155 पर आ गए हैं, तो हम बेहतरी की तरफ आए हैं या तंजिली की तरफ आए हैं? तो ये भी एक साल का भी तो ग्राफ देखेंगे कि एक साल में हमारा पाक रुपये कितना डिप्रिशिएट हुआ या अप्रिशिएट हुआ। तो ये एक साल में हम अप्रिशिएट हुए हैं, जो बेहतर कंडीशंस हैं। तो मैं समझता हूँ इन ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, पूरा तो नहीं लेकिन एटलीस्ट बहुत अच्छा ध्यान जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तरफ फॉरेनर्स का जाएगा। और वक्त के साथ साथ आप देखेंगे कि जो हालात पैदा हो रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ मूवमेंट चल रही है, जिस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट चल रहा है, इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी बेसिक वजह यह है कि इंटरेस्ट रेट का कम होना, जो एक आम सी बात है कि 13% पे हम 7% पर आ गए और लोगों को बैंकों की जगह स्टॉक मार्केट ज़्यादा वाइबल लगना शुरू हो गई। और फिर जब इकनॉमी बेहतर हो गई, जीडीपी रेट बेहतर होना शुरू हो गया, लोगों का एक पैराडाइम शिफ्ट इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे आना शुरू हो गया, तो फिर पूरी दुनिया में इसका इफेक्ट जाता है। आप सिर्फ ये देख लें कि रोशन डिजिटल अकाउंट में अगर $1 बिलियन के करीब पाकिस्तान में आ रहा है, तो ये पाकिस्तानी जो हैं, जो दुनिया भर में बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के एम्बेसडर्स हैं, वो न सिर्फ पाकिस्तान की दूसरी इंडस्ट्रीज़ में बल्कि स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट के लिए पाकिस्तान की मार्केटिंग वहाँ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा लीप फॉरवर्ड डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में हो रही है। और इस वक्त जब विन विन पोजीशन है तो पूरी दुनिया का इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की तरफ आएगा। इट्स जस्ट मैटर ऑफ मंथ्स। मैं समझता हूँ कि जो बजट करीब आ रहा है, मैं इस पर भी बात कर लूँ। शौकत तरीन साहब ने मुख्तलिफ मीटिंग्स में हमें ये एटलीस्ट एश्योरेंस दी है कि मैं ना कोई नया टैक्स लगाऊंगा, ना मैं टैक्स बढ़ाऊंगा, बल्कि बतदरीज मैं टैक्स कम करने की बात करूँगा। तो ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ना सिर्फ पाकिस्तान में सरमायाकारी जो सरमायाकारी कर रहे हैं जो पाकिस्तानीज़ हैं, बल्कि बाहर से भी जो लोग हैं उनके लिए भी एक बड़ी विन विन पोजीशन आ जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि बाय एंड लार्ज हालात बेहतर हैं। पाकिस्तान में एक बड़ी वाइड अपॉर्चुनिटी मौजूद है और इन अपॉर्चुनिटीज़ को कैपिटलाइज करना अब लोगों का काम है।
ये अब लोगों का काम है कि वो कैपिटलाइज करें। लेकिन एहसन मेहनती साहब ने जो बात की, जाहिर बात है आपने पिछले साल के पस मंज़र में बताया, तो वो वजाहत उनसे ले लेता हूँ। एहसन मेहनती साहब, मैं बाय एंड लार्ज आपकी चीज़ को अंडरस्टैंड भी कर पाया हूँ। मेरे ख्याल से जो बैरूनी सरमायाकार प्रोग्राम को देखते होंगे, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर्स अब क्या देखेंगे, ज़ाहिर बात है एक ही हमारा बिज़नेस प्रोग्राम है इस वक्त जो कि नुमाया पाकिस्तान के मीडिया के अंदर दिखाया जाता है और लोग देखते भी उसे गौर से। लेकिन फैक्चुअल पोजीशन ये है कि जो ये इम्प्रूवमेंट आई पिछले साल से, जैसे अहमद चिनाई साहब कह रहे हैं, इसको क्या वो वॉलेटिलिटी के ज़ुमरे में लेगा या वो इसको इस ज़ुमरे में लेगा कि उसको मुनाफा हो गया, क्योंकि पिछले साल से तो या चंद महीनों से डॉलर की कदर के अंदर हम देख रहे हैं कमी आई है रुपए के मुकाबले में। विल दे काउंट इट एज अ गेन एंड अप्रिशिएट इट एंड ब्रिंग देयर मनी हियर, और विल दे बी स्केप्टिकल एंड स्टिल थिंक दैट पाकिस्तान मार्केट कैन गेट इनटू ट्रबल? क्या कहते हैं आप? देखिए, आई थिंक कि इस चीज को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे अहमद चिनाई साहब ने कहा कि वही पाकिस्तान मार्केट अगर देखें 40% इस साल के अंदर बढ़ गई है, 10-15% रुपया बढ़ गया है। तो आई थिंक कि ओवरऑल देखें तो उस फॉरेन इन्वेस्टर को इस साल 55% तक जो है वो रियायत मिली है इस मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और आई थिंक कि जो हम इस कंपीटिंग एनवायरनमेंट को देखते हैं तो वहां जी ऐसा मेहदी साहब, माजरत मेरे ख्याल से राब्ता कुछ मुनक़ता हो गया, दोबारा से कोशिश करेंगे आइंदा आने वाले दिनों के अंदर भी हम राब्ता दोबारा से कायम करें। और उन्होंने भी कहा कि खुशाइंद है, अहमद चिनाई साहब भी खुशाइंद हैं और ये बड़ी बैलेंस्ड बात करते हैं। दोनों मेहमान हमारे बड़े बैलेंस्ड बात करते हैं और कभी भी जो है वो सस्पेंस नहीं फैलाते। ये एक अच्छी चीज़ होती है, इसीलिए इनको मैं बुलाता हूँ ख़ास तौर पे कि ये अपना बैलेंस्ड ओपिनियन देते हैं। वो सरमायाकार ऐसे अपना सीना पकड़ के नहीं बैठे होते कि अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको हिम्मत और थोड़ा सा तहम्मुल मिल जाता है इस हिसाब से आगे आने वाले दिनों के अंदर। लेकिन आज क्योंकि अहमद चिनाई साहब ने जो है ना बड़ी बैलेंस्ड एक व्यू दिया, वरना कभी कभार मैं इनकी बातों में से पिक कर लेता हूँ अंदर से कि कौन सा ऐसा पॉइंट उन्होंने बोला है जो कि अभी अपने पास लिख के रखना है। जैसे ये मईशत के मुतालिक काफ़ी दफ़ा बताते हैं कि कौन सा सेक्टर मईशत का तरक्की कर रहा है, कौन सा नहीं। आज हमारे पास वक्त क्योंकि थोड़ा सा कम था तो हम फिर इतना ज़्यादा हम गहराई में जा नहीं पाए। लेकिन आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं इनसे ज़रूर ये बातें पूछूंगा और मईशत का भी थोड़ा सा एक जायज़ा लेंगे। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।